तो हमारा चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे आज से हम लोग। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज पाइथन, डाउनलोड एंड इंस्टॉल पाइथन, यूजिंग आइडियली, राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, इनपुट आउटपुट एंड ऑपरेटर्स। ये सारे टॉपिक्स हमको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन ऑफ पाइथन देखेंगे, व्हाट इज पाइथन। तो पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये तो हमको समझता है, लेकिन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इतना ब्रीफ में नहीं बोलेंगे, ठीक है। पाइथन है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन इसको थोड़े कुछ और डिटेल्स है, बाकी लैंग्वेजेस से अलग है। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज हाई लेवल। तो लो लेवल क्या होता है अभी बता दूंगा मैं आपको, थोड़ा ध्यान से सुनो। नंबर 1 पाइथन इज हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नंबर टू ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। हाई लेवल लैंग्वेजेस दो टाइप की होती है, एक होती है प्रोसीजर ओरिएंटेड, दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो पाइथन क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट, ऐसी लैंग्वेज होती है कुछ स्टैटिकली टाइप। पाइथन क्या है? डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। पाइथन इज डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कुछ लैंग्वेज होती है कंपाइल्ड। पाइथन क्या है? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या है? पाइथन इज हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनामिकली टाइप, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जब आप पाइथन को डिफाइन करेंगे ना, तो ये 4 वर्ड्स के साथ डिफाइन करना पड़ेगा। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरी क्या? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तीसरी क्या? डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और चौथा क्या? इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऐसा क्यों बनाया गया? देखो, आमतौर से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दो टाइप की है। सबसे पहले डेफिनेशन क्या? उनके आर्किटेक्चर के हिसाब से। तो हाई लेवल और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसको बोलते हैं हाई लेवल और किसको कहते हैं हाई लो लेवल? समझ लो जरा। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मतलब कौन सी लैंग्वेज? जो मशीन लेवल पर काम करे। लो का मतलब क्या? मशीन लेवल पे जाके काम करे। मशीन लेवल मीन्स डायरेक्टली हार्डवेयर के लेवल पे काम करे। ऐसी मशीन जो किसके ऊपर काम करे, ऐसे लैंग्वेजेस जो हार्डवेयर लेवल पे काम करे, उनको क्या बोलते हैं? लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज कैसी होती है आप समझ लीजिए, बाइनरी लैंग्वेज। लो लेवल क्या हो गई? बाइनरी लैंग्वेज, जिसको और क्या बोलेंगे हम लोग? मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। बाइनरी मीन्स व्हाट? बाइनरी मीन्स इस तरह के कैरेक्टर। या लो लेवल और किसको बोलते हैं? असेंबली लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेजेस इससे थोड़ा हाई होती है। देखो, इसमें प्रोग्रामिंग बहुत डिफिकल्ट होती है। मशीन लैंग्वेज में कोई प्रोग्रामिंग नहीं करता, लेकिन कुछ आगे जाके लोगों ने असेंबली लैंग्वेज यूज किया। कैसी होती है असेंबली लैंग्वेज? 035H इस तरह का कोड होता है उसका, या 11H और 047H। ये क्या है? हेक्साडेसिमल कोड्स है। पहले तो क्या हो गया? बाइनरी में लिखा जा रहा कोड, लेकिन अब किस में लिखा जा रहा है? असेंबली लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेजेस है ना, इनको लो लेवल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली हार्डवेयर से कम्युनिकेट करते हैं। और दूसरी बात क्या? दीज लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंडेंट। ये लैंग्वेजेस क्या है? मशीन डिपेंडेंट है। मशीन डिपेंडेंट मतलब क्या? आर्किटेक्चर डिपेंडेंट भी बोलेंगे हम लोग। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट। आर्किटेक्चर डिपेंडेंट का मतलब क्या हो गया कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो प्रोसेसर 8085 के लिए बनी है, 8085 एक प्रोसेसर का नाम है, उसके लिए बनी है, तो वो दूसरे प्रोसेसर पे नहीं चलेगी। या एक मशीन जो समझ लो पेंटियम प्रोसेसर के लिए बनी हुई है, तो वो कोर वाले प्रोसेसर पे नहीं चलेगी। तो ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो क्या हो? जो मशीन लेवल पे काम करे। जल्दी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कल से। 6:15 बज रहे हैं। तो ऐसी लैंग्वेजेस जो सीधा मशीन लेवल पे काम करे, जो सीधा हार्डवेयर को इंटरैक्ट करे। कल से 6 बजे आएगा तो आएगा, नहीं तो आना नहीं। दोनों क्लास, लास्ट और आखिरी वार्निंग, सुन लिया ना? डिस्टर्ब करना नहीं बिल्कुल क्लास में। बोलने के बाद भी वही हाल है तुम लोग का। तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मशीन के लेवल पे जाके काम करे, हार्डवेयर डिपेंडेंट हो, अगर 8085 के लिए बनी है तो उसी पे चलेगी। पेंटियम के लिए बनी है तो पेंटियम पे ही चलेगी। अलग अलग प्रोसेसर पे, अलग अलग कंप्यूटर पे नहीं चलेंगी। ऐसी लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं? लो लेवल लैंग्वेज। तो पाइथन इज नॉट अ लो लेवल लैंग्वेज। फिर क्या है? पाइथन इज
high level programming language. High level programming language means what? The language which is independent of architecture. Independent of आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं करती। आर्किटेक्चर पर डिपेंड नहीं कर रही मतलब क्या, किसी भी टाइप के प्रोसेसर पर चल जाएगी, वो इंटेल पे भी चल जाएगी और एएमडी के प्रोसेसर पे भी चल जाएगी, पेंटियम पे भी चल जाएगी, कोर प्रोसेसर पे भी चल जाएगी। मतलब वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट हो गया। इंडिपेंडेंट ऑफ आर्किटेक्चर मतलब क्या, हार्डवेयर इंडिपेंडेंट, किसी भी कंपनी के प्रोसेसर पे चल जाएगी। ऐसी लैंग्वेज क्या होगी, हाई लेवल। पहली बात तो ये होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या, इट इज क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। ह्यूमन लैंग्वेज कैसी होती है, इंग्लिश। इंग्लिश ह्यूमन लैंग्वेज है ना। अब इसमें जो कमांड्स लिखना पड़ रहा है, बाइनरी में लिखना पड़ रहा है या हेक्साडेसिमल कोड में, इसमें कमांड इस तरह से लिखना है, प्रिंट, इफ, एल्स, वाइल, फॉर। कौन सी लैंग्वेज के वर्ड है, इंग्लिश के वर्ड है। तो ये आसान हो गया इसको सीखना, क्योंकि ये क्लोज टू क्या है, ह्यूमन लैंग्वेज। क्लोज टू ह्यूमन लैंग्वेज। जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो क्लोज टू, जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस है वो हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है। दो बातें समझ में आ गई। तीसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आर यूज टू डेवलप और सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ये सारी लैंग्वेजेस क्या है, आज के ज़माने के लिए कोई एप्लीकेशन लिखना या रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज होता है। इन सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं, हाई लेवल। तो उसी में क्या आता है, आपके सी प्लस प्लस आती है, सी आती है, जावा आती है, समझ आ रहा है, पाइथन है। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या कहलाती, दिस आर ऑल हाई लेवल लैंग्वेज। तो अब अगर आपको कोई बोले कि पाइथन इज व्हाट, पाइथन इज हाई लेवल, तो आपके जहन में आना चाहिए चार पांच बातें। हार्डवेयर इंडिपेंडेंट है, किसी भी हार्डवेयर पे चल जाएगी। दूसरा क्या, लाइक इंग्लिश है। तीसरा क्या है, हम इसमें रियल लाइफ के एप्लीकेशंस बना सकते हैं। अब दूसरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की सेकंड टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किसको कहेंगे, दो टाइप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और होती है। अब हाई लेवल और लो लेवल का क्लासिफिकेशन हो गया खत्म। अब जितनी हाई लेवल लैंग्वेजेस है उनकी बात हो रही है। हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग के दो टेक्निक्स है, दो मेथड्स है। फर्स्ट टेक्निक को क्या बोलते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड। फर्स्ट टेक्निक इज व्हाट, प्रोसीजर ओरिएंटेड टेक्निक। सेकंड टेक्निक इज व्हाट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्निक। फर्स्ट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड, सेक्स क्या हो गया, सेकंड क्या हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है इसको, और इसको और क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। ठीक है। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि द कोड इज रिटन अराउंड इट्स डाटा। द कोड इज रिटन अराउंड इट्स डाटा, और इट यूजेस फंक्शंस। और इसमें क्या होता है, फंक्शंस, एंड इट यूजेस फंक्शंस आल्सो कॉल्ड एज प्रोसीजर्स। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि इसके अंदर जो कोड है उसके डेटा के साथ लिखा रहता है, और खास बात क्या, इट यूजेस फंक्शंस। उस फंक्शंस को ही क्या बोलते हैं, प्रोसीजर्स बोलते हैं। अभी मैं इसकी डिटेल्स नहीं बता पाऊंगा आपको, क्यों, क्योंकि ये आपके स्कोप के बाहर है अभी, क्योंकि इसमें जाएंगे हम लोग तो फिर बहुत डीप उधर चले जाना पड़ेगा। अभी हम सिर्फ ब्रीफ में समझ रहे हैं पाइथन क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है, द प्रोग्राम इज क्रिएटेड बाय यूजिंग क्लासेस and objects. Each object has its own data associated with it. Associated with it. This reduces complexity. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है कि प्रोग्राम बनाया जाता है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का यूज करके। इसमें क्या होते हैं, फंक्शंस होते हैं। इसमें क्या होता है, प्रोग्राम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज होता है, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर इससे रिलेटेड क्या होता है, डेटा होता है। हर each object has its own data and methods। हर ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होता है, उसका खुद का डेटा और मेथड होता है। इससे क्या होता है, प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम होती है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन दोनों हाई लेवल लैंग्वेज की दोनों टाइप में प्रोसीजर ओरिएंटेड क्या है, छोटे या स्मॉल एप्लीकेशंस के लिए इनफ है। लेकिन बड़े सॉफ्टवेयर बनाएंगे, बड़े एप्लीकेशंस बनाएंगे, तो वहाँ किसका यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं।
जैसे जैसे इधर एप्लीकेशन बड़ा होते जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स होते जाएगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्राम बनाने से प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम लोग प्रोसीजर ओरिएंटेड में भी काम कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी काम कर सकते हैं, लेकिन पाइथन का बेसिक फीचर के मेन फीचर क्या है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हो गया क्या, देखो हमने पहले समझ लिया हाई लेवल क्या है, दूसरा हमने क्या समझ लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या है। अब डायनामिकली टाइप क्या होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को और क्लासिफाई किया स्टैटिकली टाइप और डायनामिकली टाइप। स्टैटिकली टाइप और दूसरी क्या है डायनामिकली टाइप। फर्स्ट इज स्टैटिकली टाइप, सेकंड इज डायनामिकली टाइप। तो हम समझेंगे स्टैटिकली टाइप क्या होगा। स्टैटिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या होता है, वी हैव टू डिफाइन द वेरिएबल्स विथ देयर डेटा टाइप, विथ देयर डेटा टाइप। हमको वेरिएबल को बनाते हुए उनकी डेटा टाइप लिखना पड़ती है। जैसे एक वेरिएबल बना रहे हैं हम लोग एरिया नाम की, तो उसकी टाइप पहले लिखना पड़ा क्या, इंटीजर। या मैंने लिखा फ्लोट एज, तो उसकी टाइप क्या लिखना पड़ा मुझको, वेरिएबल फ्लोट डाटा टाइप। या फ्लोट वेट, जो भी वेरिएबल बना रहा हूँ जिसमें भी डेटा, वेरिएबल किसको बोलते हैं जिसमें डेटा स्टोर होता है। तो जो भी वेरिएबल बना रहा हूँ उससे पहले क्या ले रहा हूँ, उसकी टाइप लिख रहा हूँ। हर एक की टाइप लिखना पड़ा। ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें क्या होता है वेरिएबल की टाइप लिखते हैं और द वेरिएबल टाइप कैनॉट बी चेंज इन द प्रोग्राम। वेरिएबल की टाइप क्या होती है, प्रोग्राम में चेंज नहीं की जाती। समझ आ रहा है, वेरिएबल की टाइप वही रहती है, आप समझ लीजिए फिक्स होती है। लेकिन डायनामिकली टाइप में क्या होता है, डायनामिकली टाइप में वी डोंट नीड टू डिफाइन द टाइप ऑफ वेरिएबल, वी डोंट नीड टू डिफाइन द वेरिएबल विथ डेटा टाइप्स। हमको वेरिएबल डिफाइन करते हुए डेटा टाइप लिखने की जरूरत ही नहीं। पाइथन की खास बात यह है, आपको एरिया बनाना है सीधा बना दो एरिया, आपको एज बनाना है सीधा बना दो एज, वेट बनाना है सीधा बना दो वेट। समझ आ रहा है। फिर उसकी डेटा टाइप डिसाइड कौन करेगा, उसमें जो डेटा डाल दी हमने वो। अगर आपने लिख दिया 145 तो खुद ब खुद इसकी टाइप क्या हो जाएगी, इंटीजर। अगर आपने लिख दिया 145 पॉइंट समथिंग तो इसकी टाइप खुद ब खुद क्या हो जाएगी, फ्लोट। फ्लोट किसको बोलते हैं, डेसिमल वाले। तो हमको डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। जैसा डेटा होता है उसका डेटा की टाइप डायनामिकली ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे एज है, एज में आपने लिखा 18, फिलहाल क्या इंटीजर है, लेकिन 18.5 कर दिया तो क्या हो गया, फ्लोट हो गया। मतलब इसकी डेटा टाइप फिक्स नहीं है। समझ में आ रहा कुछ। तो डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता है, आपका डेटा टाइप जो क्या होता है वो फिक्स्ड नहीं होता। डेटा टाइप इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइप ऑफ डेटा। अब अभी अगर मैंने एरिया में 145 लिखा है ना पहले से, बाद में एरिया में क्या कर सकता हूँ मैंने लिख दिया स्क्वायर एरिया, ऐसा लिख सकता हूँ। डाटा देखो पहले क्या लिखा था, पहले इंटीजर लिखा था, अब डेटा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया डेटा। मतलब एक वक्त में वेरिएबल में कुछ डेटा क्या था, इंटीजर्स में था, बाद में डेटा क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। मतलब वेरिएबल की टाइप चेंज है बोली, इसमें वेरिएबल की टाइप क्या हो, चेंज नहीं हो रही है। तो हम इसमें डायनामिकली वेरिएबल की टाइप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए पाइथन क्या है, डायनामिकली टाइप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने तीन चीजें बताया, हाई लेवल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, डायनामिकली टाइप। चौथा क्या है, इंटरप्रेटेड। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कंपाइलेशन के हिसाब से, प्रोसेसिंग के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला क्या है, कंपाइल लैंग्वेजेस, और दूसरी क्या कहलाती है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को क्या बोलते हैं, कंपाइल्ड बोलेंगे, और सेकंड को क्या कहेंगे, इंटरप्रेटेड कहेंगे। कंपाइल लैंग्वेजेस में क्या होता है, कोड रन होता है, कोड रन्स एट वंस एंड एंड ट्रांसलेटेड इनटू machine language. If an error occurs, if an error occurs, the entire code execution is stopped, is halted. क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनिए। कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें प्रोग्राम कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, प्रोसेस होता है मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज मतलब क्या, बाइनरी में। ठीक है। कंपाइल लैंग्वेज क्या करती है, जो भी कोड लिखा आपने, तो कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है, वो क्या करता है, आपके कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर आपके कोड में कोई एरर है, समझ आ रहा है, तो पूरा प्रोग्राम
स्टॉप हो जाएगा, एक भी लाइन रन नहीं होगी। अगर 50 लाइन का प्रोग्राम है और लाइन नंबर 49 में भी एरर है तो भी पूरा प्रोग्राम क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, नथिंग विल रन। इंटरप्रेटर का काम भी वही है, इट ट्रांसलेट्स द कोड इनटू मशीन लैंग्वेज, बट खास बात क्या है, लाइन बाय लाइन, एक वक्त में एक ही लाइन में ट्रांसलेशन होगा। समझ आ रहा है? अब इसमें क्या होगा, इफ एरर ऑकर्स द प्रोग्राम टर्मिनेट्स टर्मिनेट्स फ्रॉम द एरर ऑनवर्ड्स। मतलब पहले की लाइन रन हो जाएगी, लाइन नंबर 49 में एरर आया तो 48 तक प्रोग्राम क्या हो जाएगा, रन हो चुका रहेगा, काम कर लेगा। समझ में आ रहा है? तो ये दो क्या हो गए, टाइप ऑफ प्रोसेसिंग हो गई। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को अगर आप डिफाइन करते हैं, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस प्रोसेसिंग के हिसाब से, जैसे सी है, सी प्लस प्लस है, ये सबको क्या बोलते हैं, कंपाइल लैंग्वेज। इंटरप्रेटेड क्या है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट है, इन सबको क्या बोलते हैं, इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको कंपाइल्ड प्लस इंटरप्रेटेड बोलते हैं, क्योंकि उसमें जावा वर्चुअल मशीन, बाइट कोड और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खैर मैं वो सब डिटेल में नहीं जाता, आपको जो बताना चाह रहा था वो क्लियर हुआ अभी कि पाइथन क्या है, एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डायनामिकली टाइप इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ तक समझ में आया? अब पाइथन की डेफिनेशन आपके जहन में जब भी कोई बोले या पूछे, या बोले या ना पूछे, आपके जहन में पिक्चर होना चाहिए कि पाइथन एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स है, इसी से वो डिफाइन हुई है, तो आपके जहन में रहना चाहिए। पाइथन डाउनलोड कैसे करने का कल बता दिया, इंस्टॉल कैसे करने का वो बताया। अब इसमें एक बात ध्यान देना, जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो तो उसका पाथ चेक करना। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंस्टॉल करते हैं ना अभी, तो उसका पाथ सिस्टम में चेक कैसे करेंगे, स्टार्ट में जाके एनवायरनमेंट वेरिएबल ENVI टाइप करेंगे तो आपको दिखेगा एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल। यहाँ क्लिक करोगे आप, यहाँ जाने के बाद चेक करोगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। इधर जाओगे आप तो यहाँ पर देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसमें पाथ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको एडिट करके देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा बहुत सारे पाथ। अब यहाँ कौन से वेरिएबल है, ये सिस्टम वेरिएबल, और ऊपर देखो एनवायरनमेंट वेरिएबल दिख रहा है। अब मैं ये पाथ सेलेक्ट करके एडिट करूंगा, मुझको यहाँ पाइथन दिख रहा है, दिख रहा है मुझको पाइथन। इधर देखो एसक्यूएल इंस्टॉल है तो एसक्यूएल भी दिख रहा है, पाइथन इंस्टॉल है तो पाइथन भी दिख रहा है। और क्या इंस्टॉल है, VS कोड इंस्टॉल है। तो जितना कोडिंग से रिलेटेड लैंग्वेजेस इंस्टॉल होती तो उनका पाथ यहाँ सेट रहता है। ये कब सेट होता है, ये उस वक्त सेट होता है जब आप पाइथन को डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो। पहली मर्तबा जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो पूछता है सेट द पाथ, तो आपको खाली टिक लगाना होता है। वहाँ टिक करने से क्या होता, ऑटोमेटिकली वो किधर ऐड कर देगा, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। यहाँ ऊपर एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे आप एडिट करके उसको देख सकते हो। और दूसरी बात, ये वो पाथ बता रहे हैं जहाँ पाइथन इंस्टॉल हुए। क्या बता रहे हैं देखो, सी में, यूजर्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में, ऐप डेटा में, लोकल में, प्रोग्राम्स। अगर आप देखना चाहो कहाँ पाइथन है, ध्यान से देखो, दिस पीसी में गया मैं, सी में कहाँ गया, यूजर्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग, देखो ये कुछ हिडन फोल्डर है तो व्यू में जाके ये हिडन आइटम को शो करना पड़ेगा। तो यहाँ से जाएंगे क्या, ऐप डेटा में, लोकल में, लोकल में कहाँ जाना है, प्रोग्राम्स, प्रोग्राम्स में जाएंगे तो पाइथन में, पाइथन में 314 यहाँ इंस्टॉल है पाइथन। समझ में आ रहा है आपको? ये पाथ होता है मेन, है ना? तो यही पाथ वहाँ लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में। तो उसका मतलब क्या हुआ, जब पाइथन का कोड कंपाइल होगा, ट्रांसलेट होगा ना, तो इंटरप्रेटर यहाँ ढूंढेगा। वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बोलेगा, अरे इसका पाथ क्या है, कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं कोड ट्रांसलेटर, तो वो ट्रांसलेटर यहाँ इंस्टॉल है। कहाँ इंस्टॉल है, इस पाथ में, इसीलिए उसको पाथ में सेट करना पड़ता है एनवायरनमेंट वेरिएबल्स। समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो पाथ से ताल्लुक से मैंने बता दिया आपको, इंस्टॉलेशन पता है। अब आइडियली कैसे यूज करना, पाइथन को जब आप पहली मरतबा यूज करते हो कुछ दिन, तो आप क्या करो, आसान सा इन्वायरमेंट यूज करो। स्टार्ट में जाके टाइप करो आइडियली, आइडियली इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ये पाइथन इंस्टॉल करते ही आ जाता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो ये आइडियली खुल जाएगा आपके सामने। आइडियली ओपन हो गया तो अब इसमें क्या करना है, देखो ये आपको आइडियली की स्क्रीन बड़ी अजीब से दिख रही है ना? मैं मैक्सिमाइज कर लेता, सबसे पहले मैं जाता हूँ ऑप्शंस में
और यहाँ देखो ऑप्शन आ रहे कॉन्फ़िगर आईडीएली, ठीक है। इधर जाने के बाद यहाँ जाके देखो बहुत सारे ऑप्शन है। पहले मैं फॉन्ट साइज ज़्यादा कर दिया, मैंने 20 कर लिया, थोड़ा दिखने में आसान हो गया। आगे गए देखो हाइलाइट्स का ऑप्शन है, दिख रहा है। अभी यहाँ पे क्या है, चूज कलर फॉर, यहाँ अलग अलग ऑप्शन है। मैं डायरेक्ट सिर्फ क्या करूँगा, यहाँ जाके सीधा मैं डार्क मोड ले लेता हूँ। समझ में आ रहा है, अप्लाई कर दिए, ओके कर दिए, थोड़ा ठीक लगता है लाइट मोड की वजह से, है ना। लाइट मोड कभी भी स्क्रीन पे नहीं यूज करने का, आंख को तकलीफ होती है, ज्यादा देर आप व्हाइट स्क्रीन नहीं देख पाओगे। समझ में आ रहा है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक बैकग्राउंड या डार्क बैकग्राउंड और व्हाइट कलर, ये एक हद तक ठीक है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आइडियली शेल दिख रहा है। शेल किसको बोलते हैं, जो लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करके दिखा सके आप। पाइथन आइडियली में शेल का काम क्या है, एक वक्त में एक लाइन का कोड रन करके दिखाता है। जैसे मैंने लिखा प्रिंट और डबल कोट में लिखा वेलकम टू पाइथन। अभी जैसे ही मैं लिख के एंटर दूंगा तो ये इस लाइन के कोड का आउटपुट फौरन नीचे दिख जाएगा आपको। प्रिंट वेलकम टू पाइथन लिखे तो स्क्रीन पे क्या दिखेगा, वेलकम टू पाइथन लिखे। फिर सेकंड लाइन का कोड आ गया, देखो एक वक्त में एक ही लाइन रन होगी। जैसे मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू 25, रन हो गया। अब मैंने क्या बोला, x इज ग्रेटर देन 100, एंटर दिया, क्या बता दिया, एक्सप्रेशन का रिजल्ट फॉल्स दिखा। मतलब x ग्रेटर देन 100 लिखा तो रिजल्ट क्या बताएगा, फॉल्स। क्यों फॉल्स बताएगा, अरे x की वैल्यू 25 है तो फॉल्स ही हुआ ना। तो ये एक एक लाइन का कोड पाइथन कैसे एग्जीक्यूट करता है वो दिखा रहा है। अब मैंने यहाँ गलत कर दिया प्रिंट, और मैंने लिख दिया x, और मैंने लगा दिया ग्रेटर देन, और ऐसे कुछ भी लगा के एंटर दिया। एंटर दिया, देखो उस लाइन पे एरर दिखा है। समझ आ रहा है। तो आपको कोड लिखने की शुरुआत करना है तो ये से यहाँ पे चेकिंग कर सकते हैं, आप सही लिख रहे हो गलत लिख रहे हो, आपका सिंटैक्स सही है गलत है। सिंगल लाइन ऑफ कोड यहाँ एग्जीक्यूट होगा। किसमें एग्जीक्यूट होगा, शेल के अंदर। समझ आ रहा है। शेल की बजाय अगर आप पूरा पूरा कोड लिखना चाहते हैं तो फाइल में जाके क्या लेंगे, न्यू फाइल लेंगे। तो यहाँ एक आइडियली का इन्वायरमेंट खुल गया। इसको पहले जाके सेव करना, फाइल सेव। अब देखो सेव कहाँ हो रहा है, कहाँ सेव हो रहा है, देखो तो ये पाथ में सेव हो रहा है। पाथ में कौन सा पाथ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, सी में, यूजर्स में, एडमिनिस्ट्रेटर में, ऐप डेटा में, लोकल में, वही सब सेव हो रहा है ना। तो ये वहां नहीं सेव करना है आपको, नहीं तो क्या होगा, वहां सेव रहेगा। मैं पाइथन इंस्टॉल किया, आपके पूरा डेटा चला जाएगा। तो आपको कहाँ सेव करना है फिर, आपका एक फोल्डर बनाइए दिस पीसी में, डी पार्टीशन में। समझ में आया। आपके नाम से फोल्डर होना चाहिए, कोई ऐसे मतलब जंगली स्टार ये नाम से फोल्डर नहीं बनाएगा, है ना। कोई टार्जन 1070 ऐसा नहीं बनाया। ओ भाई तुम्हारा नाम लिखो यार, है कि नहीं। अपने नाम से फोल्डर बनाना है यहाँ पे। तो मैंने अपना नाम लिख दिया, और चाहे तो उसके नाम के साथ अगर पाइथन कीवर्ड लगा दिए तो ज़्यादा अच्छा। तो आपको पहचान के लिए भी अच्छा रहेगा, आपका फोल्डर ढूंढने में आसानी रहेगी। मैंने ये फोल्डर डबल क्लिक किया, यहाँ फाइल का नाम लिखा मैंने वेलकम, और या ऐसा लिख दिया मैंने day 1, और सेव कर दिया। तो देखो मेरे पास पहले दिन पाइथन की फाइल बन गई day1.py। इसको मैं मैक्सिमाइज कर दूँ, यहाँ कोड लिख सकते हैं हम लोग। तो मैं पहले ही कोड लिख दिया, प्रिंट फॉर एग्जांपल वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या हो गया, मैंने सिंपल सा एक लाइन का कोड लिखा। इसको लिख के आप सेव करेंगे, कंट्रोल एस प्रेस करो, सेव हो जाएगा, या फाइल में जाकर सेव क्लिक करोगे, सेव हो जाएगा। अब रन करना है इसको, तो यहाँ रन मेनू दिया हुआ है। रन मेनू में क्या शॉर्टकट है, रन मॉड्यूल F5। तो मैं यहाँ जाके F5 क्लिक करूँ या प्रेस करूँ कीबोर्ड से, तो देखो आ गया वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये आइडियली में जो आउटपुट स्क्रीन है पुराना भी दिखा रहा है, देखो मैं इसको अगर बंद कर दिया और फिर रन करूंगा अब, तो आप देखो क्या हो जाएगा। अब पुराना स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखेगा, फ्रेश आ गया। समझ में आया ये। तो इस तरह से हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम लिखे आइडियली यूज किए। ये क्लियर है सबको, इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या बताया, यूजिंग आइडियली। नेक्स्ट, राइटिंग योर फर्स्ट प्रोग्राम, ये लिख लिया हमने, वेलकम टू पाइथन लिखा, हो गया। अब अगला टॉपिक हमारे लिए क्या है, कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल। यहाँ तक मैं आज पढ़ाऊंगा कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल और डेटा टाइप। फिर इनपुट आउटपुट हम कल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझेंगे व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स एंड व्हाट आर डेटा टाइप्स।
कांस्टेंट किसको बोलते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। व्हाट आर कांस्टेंट्स, व्हाट आर कांस्टेंट्स, ठीक है। तो कांस्टेंट्स क्या है, कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड वैल्यूज, वैल्यूज और न्यूमेरल्स या और नंबर्स, फिक्स वैल्यूज और नंबर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स, सेट ऑफ कैरेक्टर्स which या that represent some figures और objects और पैरामीटर्स। कांस्टेंट्स के बारे में, कांस्टेंट जो लफ्ज है ना उसी में एक चीज छुपा हुआ है कि ये क्या है, फिक्स्ड वैल्यू चीज है, फिक्स्ड थिंग है। कांस्टेंट मतलब क्या, रुका हुआ। तो कांस्टेंट क्या है, फिक्स्ड वैल्यूज और नंबर्स और सेट ऑफ कैरेक्टर्स दैट रिप्रेजेंट सम फिगर्स और ऑब्जेक्ट्स और पैरामीटर्स। क्या मतलब, कांस्टेंट क्या है, कुछ नंबर है, जैसे एक नंबर लिखा मैंने 14, ठीक है ये कांस्टेंट है, लेकिन कोई चीज को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो मैंने बोला कि एज है 14, एज इज इक्वल टू 14, तो 14 क्या हुआ है, कांस्टेंट हुआ। फिर मैंने लिखा फॉर एग्जांपल अली, तो अली क्या है, कुछ कैरेक्टर्स है, लेकिन क्या है वो, सेट ऑफ कैरेक्टर है, तो वो एक नाम, नेम हो गया। मैंने कहा सपोज फॉर एग्जांपल वेट इज इक्वल टू 47.50, तो यहाँ देखने में क्या आया, 14 अली और 47.50, ये सारे क्या कांस्टेंट्स है, वैल्यूज है, नंबर्स है। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं, किसी फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं, कोई पैरामीटर को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे 14 क्या है, एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, अली क्या है, नेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट क्या है 47.5 को रिप्रेजेंट, समझ आ रहा है आपको। तो ये जो है ना, ये नंबर्स 14 अली और 47, हियर 14 अली एंड व्हाट 47.50 आर कॉन्स्टेंट्स। समझ आ रहा है, ये कॉन्स्टेंट्स क्या कर रहे हैं, देखो जरा, कॉन्स्टेंट्स डिफाइन, डिफाइन अ वैल्यू और ऑब्जेक्ट और एंटिटी। किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए कांस्टेंट इस्तेमाल होता है। जैसे मिसाल तौर पे अगर मैं एक स्टूडेंट को डिफाइन करना चाहूँ तो क्या होगा, उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी मार्क्स, उसकी अटेंडेंस, समझ आ रहा है ना। ये सब क्या है, रोल नंबर लिख दिया मैंने 11, नेम लिख दिया मैंने फॉर एग्जांपल 7, मार्क्स लिख दिया मैंने 475, अटेंडेंस लिख दिया मैंने 80%। समझ आ रहा है आपको। तो ये क्या है, एक पर्सन को, एक एंटिटी को डिफाइन कर रहे हैं अपन, किसका यूज करके, कॉन्स्टेंट्स का यूज करके। समझ आ रहा है, दिस कॉन्स्टेंट्स, दिस कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स आर stored in memory locations, these constants are stored in memory locations। अब ये इंपॉर्टेंट आने वाली डेफिनेशन किसकी, वेरिएबल्स की। नेम्स गिवन टू मेमोरी लोकेशंस, names given to memory locations where constants are stored, names given to memory locations where constants are stored are called as variables। वेरिएबल्स क्या है, मेमोरी लोकेशन को नाम दे दिया हमारी पहचान के लिए, उसी को क्या बोलते हैं, वेरिएबल। जैसे अभी, अरे यार ये 14 क्या है, क्या है ये 14 एज है, तो एज क्या हो गया, उसका वेरिएबल हो गया, नाम दे दिया। अली, अली नाम है, लेकिन वो क्या है, नेम नाम के वेरिएबल में से हो। वेट 47.5, तो जब ये वेरिएबल आप डिफाइन करते पाइथन में, तो होता क्या है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में जो रैम मेमोरी होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम, आपने लिखा है ना एज इज इक्वल टू, कितना लिखा आपने 14। जैसे ही ये स्टेटमेंट आप लिखते हैं, ध्यान से सुनिए, इस स्टेटमेंट के लिखते ही मेमोरी में क्या बन जाता है, एक बॉक्स बनता है, और उस बॉक्स के अंदर जाके नंबर 14 क्या हो जाता है, जाके सेव हो जाता है। तो एज इक्वल टू 14 लिखने का बात क्या मतलब, क्या एज नाम का एक कंटेनर बना, उस कंटेनर में क्या ऐसे हो गया नंबर 14। आपने नेम इज इक्वल टू अली लिखा हुआ है, तो जैसे ही आपने नेम इज इक्वल टू अली लिखा कोड में, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, पाइथन का मेमोरी में एक डब्बा बनाएगा, उस डब्बे का, उस कंटेनर का नाम क्या होगा, नेम, जो आपने उधर स्पेसिफाई किया, और अंदर कैरेक्टर्स क्या से होंगे, अली। ऐसे ही आपने लिखा अगर वेट इज इक्वल टू 47.50, आपने ये लिखा हुआ है, तो होगा क्या, कंटेनर बनेगा किस नाम से, वेट नाम से,
उसका डब्बा बनेगा मेमोरी में, और उस डब्बे के अंदर क्या सेव रहेगा, 47.5। अब यहाँ हम एक बात समझ लेते हैं कि ये इधर जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है पूरा पूरा, इन सबको क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ये सब नाम दिए हुए हैं, ये सारे क्या है, कॉन्स्टेंट्स। सबको समझ आया। अब इनको वेरिएबल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर की वैल्यू वेरी हो सकती है। अभी एज 14 लिखा, बाद में 20 लिख देगा, 15 लिख देगा, 13 लिख देगा, हर कोई वैल्यू चेंज कर सकता है उसके अंदर की। तो इसीलिए इनका नाम वेरी होने वाले वेरिएबल्स। कांस्टेंट की मीनिंग तो फिक्स है, 14 का मतलब 14 ही होता है, 14 का मतलब 50 थोड़ी हो सकता है, 14 का मतलब 10 नहीं हो सकता। लेकिन 14 जिस जगह सेव है वो वेरिएबल के अंदर तो कुछ भी सेव हो सकता है, इसीलिए नाम क्या है उसका, वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल्स को अलग अलग डेटा में डिवाइड किया है। जब आप कॉन्स्टेंट्स को अलग अलग डेटा में डिवाइड किए, जैसे अगर आपने इस तरह का नंबर लिखे तो इसको क्या बोलते हैं, इंटीजर। आप इस तरह का कोई नंबर लिखे तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लोट। ठीक है। पाइथन में जो डेटा टाइप है ना, वो बेसिकली 3 डेटा है सिर्फ। पहला क्या है, न्यूमेरिक डेटा, दूसरा है कैरेक्टर डेटा, और तीसरा कहलाता है बूलियन डेटा। पाइथन में डेटा टाइप 3 ही है। न्यूमेरिक मतलब क्या, नंबर्स। नंबर्स लिखने के लिए इंटीजर्स यूज करते हैं हम लोग, उसको पाइथन में लिखा जाता है इंट, या यूज करते हैं फ्लोट, या यूज करते हैं क्या, कॉम्प्लेक्स। 3 डेटा टाइप है पाइथन में, इंटीजर, फ्लोट और कॉम्प्लेक्स। ये तीनों क्या है, नंबर्स को यूज करने के लिए। पाइथन में इसी तरह कैरेक्टर, कैरेक्टर मतलब डबल कोट में कुछ लिखा गया, जैसे मैंने लिखा नाम 7, तो ये क्या कहलाएगा, कैरेक्टर। इसको बोला जाता है स्ट्रिंग डेटा टाइप। समझ आ रहा है। वैसे ही बुलियन होता है जिसमें ट्रू या फॉल्स में डेटा सेव हो, उसको क्या बोलते हैं, बुलियन डेटा टाइप। बात समझ आ रही मेरी। कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, ऐसा नंबर जिसमें 2 पार्ट हो, रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। जैसे लिखा मैंने 10+7 J, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ क्या लगा रहता है, जे लगा रहता है इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो इसको इतना यूज नहीं होता, लेकिन पाइथन इसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को, फ्लोट को, कॉम्प्लेक्स को, किस टाइप में, न्यूमेरिक। तो देर आर 3 बेसिक डेटा टाइप्स इन पाइथन, न्यूमेरिक, कैरेक्टर एंड बुलियन। एडवांस डेटा टाइप भी पाइथन में है, जो हम आगे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, एडवांस डेटा टाइप्स या कलेक्शंस। तो जब हम कलेक्शंस पढ़ेंगे तो कलेक्शंस में क्या आने वाला है, लिस्ट आने वाला है, टपल आने वाला है, सेट आने वाला है, और डिक्शनरी आने वाला है। ये सब क्या है, पाइथन की एडवांस डेटा टाइप्स। यहाँ तक क्लियर है आपको। तो मैंने अभी आपको बता दिया, देखो ये व्हाट आर कॉन्स्टेंट्स, व्हाट आर वेरिएबल्स, व्हाट आर डेटा टाइप। समझ में आया। अब शॉर्ट में मैं 1-2 प्रोग्राम्स करके बताता हूँ जिसमें इन सब का यूज करना है। ठीक है। देखो मैं, अगर 6 बजे शुरू होता ना बेटा, तो ये 6:30 तक खत्म हो जाता लेसन। खैर, डे 1 का लेसन था ये मेरा। अब मैं इसके अंदर क्या बनाता हूँ, एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सपोज एज इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया 21। नेम इज इक्वल टू, मैं लिख दिया जैद। और वेट इज इक्वल टू, मैं लिख दिया 55.50। ये एज, नेम और वेट तीनों क्या है, वेरिएबल्स। अब वेरिएबल बनाना कैसे, उसके कुछ रूल्स है जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर ही देखो ये लिख रहा हूँ, कमेंट बोलते हैं इसको। 3 सिंगल कोट्स में कुछ लिखा गया तो क्या, इट इज कमेंट। कमेंट इज इग्नोर्ड बाय द इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर बोलेगा ये मेरे काम का नहीं है, ये प्रोग्रामर ने अपने समझने के लिए लिखा हुआ है। ये प्रोग्रामर ने क्या किया, अपने समझने के लिए लिखा है, तो इसको ट्रांसलेट नहीं करेगा, ये एज इट इज पढ़ा रहेगा। तो अब ये क्या है, मैं लिखता हूँ, देखो किसके बारे में लिख रहा हूँ मैं, रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। रूल्स फॉर क्रिएटिंग वेरिएबल्स। वेरिएबल्स बनाते हुए कुछ रूल्स को फॉलो करेंगे। नंबर 1, वेरिएबल नेम्स कंटेन अल्फाबेट, नंबर्स एंड सिंबल्स। अल्फाबेट्स, नंबर्स एंड अंडरस्कोर्स। अंडरस्कोर। वेरिएबल का नाम जब लिखते हैं तो हम उसके अंदर क्या लिख सकते हैं, अल्फाबेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नंबर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, अंडरस्कोर का। जैसे क्या, एज नाम का वेरिएबल है, सही है ना। मैं अगर इस तरह से वेरिएबल बनाऊं, एज 1, तो ये भी चल जाएगा। कैपिटल AGE1 लिखा, क्या 2 कर दिया मैं, ये भी चल जाएगा। मैं लिखा एज ऑफ स्टूडेंट, ये भी चल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा लिखा एज स्पेस स्टूडेंट लिखा, तो
एरर आ जाएगा। क्यों एरर आएगा? वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं अलाउड है, सिर्फ क्या अलाउड है? अल्फाबेट्स, नंबर्स और अंडरस्कोर अलाउड है। समझ में आया क्या? ये पहला रूल है वेरिएबल बनाने का। सेकंड रूल, मस्ट स्टार्ट विथ एन अल्फाबेट और अंडरस्कोर। और वेरिएबल का नाम स्टार्ट किससे होना चाहिए? अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। क्या मतलब? अगर मैंने एज लिखा है, ठीक है ना, बहुत अच्छा है, या अंडरस्कोर एज से भी कर सकते हो। अगर मैं नंबर से वेरिएबल का नाम स्टार्ट किया तो एरर आएगा। नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे तो क्या आएगा? एरर आएगा। इस तरह से वेरिएबल नेम नहीं होगा। नंबर 3, वेरिएबल नेम्स शुड बी मीनिंगफुल। हालांकि हम बना सकते हैं, लेकिन उनकी कुछ मीनिंग होना चाहिए कि किसका नाम सेव कर रहे तुम लोग। समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे अभी वेट लिखा तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर मैं लिखा वेट ऑफ स्टूडेंट, वेट अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो ये ज़्यादा बेहतर है ना? सही है कि नहीं? किसकी एज लिख रहा हूँ मैं? तो एज ऑफ स्टूडेंट लिख दिया। और क्या लिख दिया? नेम ऑफ स्टूडेंट। ऐसा कर सकते हैं ना हम लोग। तो वेरिएबल का नाम ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, समझ में आना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। और आखिरी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है आखिरी चीज़, नो डुप्लीकेट नेम्स आर अलाउड। नेम्स आर अलाउड मतलब क्या? वेरिएबल नेम हमेशा क्या होना चाहिए? डुप्लीकेट अलाउड नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? यूनिक होना चाहिए, यूनिक। एज ऑफ स्टूडेंट बनाया, अब दूसरे स्टूडेंट का सेव कर रहे हैं ना, तो अब एज ऑफ स्टूडेंट मत बनाओ, अब एज ऑफ स्टूडेंट 1 कर दो। समझ में आ रहा है? पहले स्टूडेंट का रोल नंबर कर दिया आपने 25, फिर एज अंडरस्कोर स्टूडेंट क्या कर दो 2, 26, ऐसे अलग अलग स्टूडेंट का डेटा सेव। समझ में आया? वेरिएबल नेम क्या नहीं होना चाहिए? डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। खैर, मैंने 3 वेरिएबल्स बनाए। अब इन तीनों को यहाँ प्रिंट करके देख लेते हैं हम लोग। कैसे प्रिंट करेंगे? देखो, प्रिंट स्टेटमेंट में ओपन एंड डबल क्लोज, डबल ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। जब भी कोई वेरिएबल प्रिंट करना है तो सीधा उसका नाम लिखे तो वो प्रिंट हो जाएगा। जैसे क्या लिखा? एज अंडरस्कोर स्टूडेंट, प्रिंट हो जाएगा। ऐसे देखो, सेव किया मैं और रन करने के लिए कौन सी की? F5। एज ऑफ स्टूडेंट क्या प्रिंट हुआ? 21। समझ रहे ना? फिर मैंने दूसरा प्रिंट लगाया, प्रिंट क्या लिखा मैंने? नेम अंडरस्कोर स्टूडेंट। फिर प्रिंट तीसरा वाला लगा दिया, क्या? वेट अंडरस्कोर स्टूडेंट। सही है। सेव करके रन किया, देखो तो क्या हुआ? तीनों चीजें दिखा रहा ना। ऊपर तो क्या था? डबल कोट में स्ट्रिंग थी, और ये नीचे तीनों क्या हो गए? वेरिएबल्स हो गए। अब एक चीज समझो जरा, मैं अगर चाहता हूँ कि यार देखो, अभी आउटपुट दिख रहा है ना, अभी तो नए आदमी को दिखेगा नहीं 21 क्या है, 55.5% है कि वेट है। तो मैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए साइड में कुछ लिख भी देता हूँ। साइड में क्या करता हूँ कि ये क्या है? 14 नंबर। तो मैंने लिखा एज ऑफ स्टूडेंट है, एज ऑफ स्टूडेंट है। लेकिन चूंकि ये मैंने लिखा है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा? डबल कोट, और आगे क्या लगा दूंगा? कॉम। मतलब पहले ये प्रिंट होगा एज ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद उसके आगे क्या प्रिंट होगा? उसकी एज। देखो, रन किया मैंने, एज ऑफ स्टूडेंट, उसके आगे क्या आया? 21। समझ में आ रहा? अब अगर मैं यहाँ कोलन लगा दूँ तो और बेहतर हो जाएगा। एक कोलन लगा, देखो एक कोलन लगा के रन करेंगे तो वहाँ एज ऑफ स्टूडेंट कोलन 21, ठीक है। अब जैद क्या है? टीचर का नाम है, सुपरवाइजर का नाम है, वो भी लिखेंगे। तो मैंने लिखा स्टूडेंट नेम, ठीक है। स्टूडेंट का नाम क्या हो गया? नेम के बाद फिर कोलन लगाया, तो अब लिखा है स्टूडेंट नेम जैद। नेक्स्ट क्या करता हूँ मैं? एक लास्ट वाला क्या करता हूँ मैं? वेट ऑफ स्टूडेंट, वेट ऑफ स्टूडेंट, तो स्टूडेंट का वेट डाल दिया। तो इस तरह से क्या हो गया? हमारे पास अभी 3 डिफरेंट वेरिएबल्स का डेटा हमें प्रिंट कर। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमने क्या किया? अभी आज के दिन के लेसन में हमने यहाँ तक पढ़ा। समझ में आया सबको? अभी आज के दिन खाली एक्सप्लेनेशन तक कोड नहीं था, है ना। कल से हमको सिर्फ कोड्स की प्रैक्टिस करना है। इनपुट एंड आउटपुट कल पढ़ेंगे, उस पर कुछ प्रोग्राम्स करेंगे और ऑपरेटर्स का यूज़ करना सीखेंगे कल से। सबको समझा इतना? किसी कोई डाउट है क्या यहाँ तक? मैंने ये सारा रिकॉर्ड कर लिए।